अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आया हूँ। आज हमारे एपिसोड में मेरे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक न्यू इमर्जिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन अब्बासी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चलूँ कि डॉक्टर मोहसिन और मैंने एमबीबीएस की तालीम एक साथ हासिल की। फिर मैंने कार्डियोलॉजी की फील्ड चूज़ की और डॉक्टर मोहसिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट बन के सामने आए। सो आज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी मैदा और जिगर के हवाले से डॉक्टर मोहसिन से हम वो सवाल करेंगे जो कि आप पूछना चाहते हैं, वेरी कॉमन सवाल। सो मोहसिन, आजकल आपके पास सबसे ज़्यादा मरीज़ ऐसे कि जो मैदे या जिगर की बीमारी में मुब्तला है, वो कौन से मरीज़ आपका है? ऐसन जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट जो कॉमन हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो यंग एज में जो मरीज़ आते हैं वो हैं मैदे की तकलीफ़ के मरीज़, जिनको बहुत सारा एपिगैस्ट्रिक पेन होता है या रीट्रोस्टर्नल बर्निंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं। और जब भी हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम होटलिंग करते हैं या हम स्मोकिंग करते हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब रहता है और तेज़ाबियत के जो अलामात आती हैं वो बहुत सारी वजहें वो होती हैं। तो जो मेरे पास ज़्यादा मरीज़ हमारे पास जो आजकल हमारे पास आ रहे हैं, वो जो यंग पेशेंट्स हैं उनको है मैदे की तकलीफ़, तेज़ाबियत की तकलीफ़। और वो उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो ज़्यादातर ये बताते हैं कि उनको वो तो या तो होटलिंग कर रहे होते हैं या वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या वो जंक फूड खा रहे होते हैं। लाइफ स्टाइल उनका अच्छा नहीं होता, वो रात के 12-1 बजे खाना खा रहे होते हैं और फिर 3-4 बजे सो रहे होते हैं। तो लाइफ स्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डिजीज़ करवा रही हैं। तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग या गैस्ट्राइटिस अगर बोलें तो वो मोस्ट कॉमनली जो यंग्स में है वो लाइफ स्टाइल की ख़राब होने की वजह से। यार मौसम, मैं एक बात बताऊँ, आजकल जिस हिसाब से रूटीन चल रहा है और जिस हिसाब से स्ट्रेस चल रहा है, बहुत दफ़ा तो मैं भी खाना लेट खाता हूँ। कभी रात को कभी हॉस्पिटल से आया सही। लेट आया, तो उस वक्त दिल नहीं चाह रहा होता क्योंकि बहुत थके हुए होते हैं। तो खाना फिर लेट खाते हैं, फिर ये है कि थोड़ा जाग के और फिर उसके बाद कभी जो है वो सोना होता है, कभी फ़ौरन सो जाते हैं। तो नुकसानात क्या हैं कि अगर ये एपिगैस्ट्रिक बर्निंग या सीने में जलन जिसको हम बोलते हैं, अगर ये मुस्तकिल रहे या इसको हम कहते हैं ना खाने के बाद मुंह में खाना आना या सीने में जलन होना, अगर ये मुस्तकिल रहती है तो उसके नुकसान क्या हैं? जैसे आपने बोला कि खाना मुंह में आ जाना या मुंह में कड़वा पानी आ जाना, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। तो अगर ये परसिस्टेंटली आपको रह रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। इसको आपको टाइमली ट्रीट करवाना चाहिए और बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। डॉक्टर आपको ज़ाहिर है आपको देखेगा, आपको हिस्ट्री लेगा और आपकी लाइफ स्टाइल आपको मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स हैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर फॉलोअप करना है उन चीज़ों का। अगर नंबर 1 आपने फॉर एग्जांपल पीपीआईज लिए हैं और आप पीपीआई इम्प्रूव मतलब वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो सीने की जलन की गोलियां पीपीआई होती हैं। जिसको हाँ व्यूअर्स, पीपीआई वो होती है जो हम सीने की जलन के लिए कैप्सूल नहीं खाते, जैसे बड़ा कॉमनली जिनके जो है वो ओमिप्रेजोल के नाम से, ओमेप्राजोल, राइजेक वगैरह जो आते हैं, ये जी, इस नाम से। तो वो प्रिस्क्राइब करता है आपको डॉक्टर। अगर आपको 4 to 8 वीक्स के अंदर उसको इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो आपको इंडिकेशन बनती है कि हम आपके मैदे का मुआयना करें, ठीक है, एंडोस्कोपी के एंडोस्कोपी, जरिए, अच्छा। कैमरा के जरिए मुआयना। यार पीपीआई तो मैं भी बड़ा देता हूँ, जो कि कभी कभी मुझे भी सीने में जलन होती है, खाना लेट खा रहा होता हूँ, कभी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है ये चीज़ होती है, तो मैं भी कभी कभी कैप्सूल ले लेता हूँ। कभी कभी जो है ना पीपीआई को नहीं लेना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली लेना चाहिए ताकि वो अच्छा। इफेक्ट उनका प्रॉपर इफेक्ट हो आपके पास। और अगर आप लेंगे तो डॉक्टर आपसे ज़रूर पूछेगा भी कि आपने कितने महीने कंटिन्यू लिया है। अगर आपने कभी लिया है कभी नहीं लिया है तो वो जो है ना वो मैटर नहीं करता। आपको कंटिन्यू एटलीस्ट 8 वीक्स या 2 मंथ्स आपको पीपीआई लेने होते हैं। उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिम्टम्स अभी भी हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव गर्ड है ये। तो उसके बाद हम उसकी एंडोस्कोपी के लिए हम मरीज़ को बोलते हैं कि आपके मैदे का मुआयना करना चाहिए। एक बात मैं अभी आपके इस वीडियो के तवसत से बताना चाहता हूँ कि आजकल कोई भी एज लिमिट नहीं है एंडोस्कोपी की। पहले होता था कि 40s के अबव हों तो अपर जी एंडोस्कोपी होनी चाहिए, लेकिन अब तो 20s में, 25 में, 30s में मरीज़ों को बहुत सारे मसले आ रहे हैं। तो जितने भी हमने यंग पेशेंट्स की अपर जी एंडोस्कोपी की हैं तो बहुत सारे मसले आ रहे हैं, कोई ग्रोथ आ रहा है, कोई इसोफेजियल कार्सिनोमा। अच्छा, अगर तो यंग एज है, फॉर एग्जांपल जैसे मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं मेरे बड़े यंग और मिडिल एज जो है वो हैं,
कि जिनकी एज अराउंड 30s और 40s में है, तो ऐसी क्या अलामात हों कि अगर वो आपको रहती हों तो फिर आपको एंडोस्कोपी के लिए जो है वो रुजू करना चाहिए जी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से? तो इसमें जो हैं कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, जिसमें अगर आपको परसिस्टेंट जलन रहे, यंग पेशेंट्स हैं या मिडिल एज हैं 40s में, 45 में या 30s में, तो उनको अगर परसिस्टेंट बर्निंग हो विदाउट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द पीपीआई और मेडिकेशंस हो। नंबर 2, उनको खाना निगलने में कोई दुश्वारी आती हो, डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कोई वेट लॉस की हिस्ट्री हो कि वज़न इनका खुद ब खुद गिर रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो, ठीक है, या फिर उनका एनीमिया हो रहा हो, सीबीसी या हेमोग्लोबिन की जो कंटेंट है हेमोग्लोबिन कम हो रहा हो, और इसके अलावा परसिस्टेंट वोमिटिंग्स हों, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई गैस्ट्रिक या जीआई मैलिग्नेंसीज हों, तो ऐसे मरीजों में इंडिकेशन होती है कि आप एक दफ़ा अपजी एंडोस्कोपी। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर? कैंसर, जी, कैंसर, स्टमक या एसोफेजियल कैंसर की हिस्ट्री है घर में, किसी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, तो आप एक दफ़ा उनकी एंडोस्कोपी स्क्रीनिंग के तौर पे कर सकते हैं, ताकि पता चले कि कोई अंदर कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई मास या ग्रोथ तो नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग एजेस में भी। राइट, मतलब ये तो मुझे डरा बहुत दिया, अलार्मिंग साइंस है। मुझे डरा दिया। जी, जी। मतलब ये तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं भी अपनी एंडोस्कोपी कराऊं। अच्छा, तो एंडोस्कोपी मतलब मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ, आजकल एंडोस्कोपी पे कितना खर्चा आ जाता है? एंडोस्कोपी देखें, आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं और किस से करवा रहे हैं। अगर तो आप गवर्नमेंट सेटअप से करवा रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है आपको, लेकिन अच्छा। उसमें प्री रिक्वेस्ट होते हैं कि आपको आना होता है, एडमिट होना पड़ता है, एक लिस्ट होती है, उसमें आपको टाइम लेना होता है। तो आपको अगर गवर्नमेंट से करवाएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा आपको, लेकिन डिलेज होंगे, आपको टाइम मिलेगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते। यार गवर्नमेंट सेटअप तो मेरा ख्याल है बड़ा ही एक लेंथी बहुत प्रोसीजर है, और बहुत सारे लोग बहुत रुलते हैं उसमें। कभी किसी को डेट नहीं मिलती, कभी किसी को जो है वो प्रॉपरली टाइम नहीं देते, कभी किसी की डेट आगे हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी एंडोस्कोपी हो जाती है लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो मतलब व्यूअर्स के उसके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बहुत लंबी लिस्ट होती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा वेटिंग पे होते हैं, तो टाइम डेफिनेटली लगता है, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं अपजी एंडोस्कोपी की टाइम मिलने पे। लेकिन ये कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, वहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, एंडोस्कोपी अच्छे से हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाती है। अच्छा, तो ये नहीं है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, लेकिन टाइम डिले डेफिनेटली होता है। मतलब मुझमें एक सवाल बड़ा आजकल जो है ना वो कॉमन है कि लोग एंडोस्कोपी से डरते बड़ा है। क्या मतलब क्या करते हो आप लोग ऐसा एंडोस्कोपी में कि लोग जो है वो बड़ा डर के भाग जाते हैं? हमारी एंजियोग्राफी में इतना नहीं डरता जितना आपके एंडोस्कोपी में डरते हैं, क्या मसला है? डरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़ास उसमें है नहीं डरने वाली बात। सिंपल सा एक प्रोसीजर है, मतलब जैसे आप किसी चीज़ की डायग्नोसिस करते हैं तो एक डायग्नोस्टिक भी प्रोसीजर होता है ये, और थेरेपेटिक भी प्रोसीजर है, और इसमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा। हाँ, 10 से 15 मिनट में हो जाता है? हो जाता है। मतलब कोई बेहोशी भी उसमें होती है, बेहोश भी करते हैं? बेहोश नहीं करते, हम सेडेशन करते हैं उसको, सेडेट तो करते हल्की हैं। सी हाँ, गुनूदगी? हल्की सी गुनूदगी या नींद में जैसे बोलें, सही है। हल्की सी नींद होती है मरीज़ को, ताकि मरीज़ को ज़्यादा पता ना चले कि क्या हो रहा है। और हम क्या करते हैं कि माउथ के ज़रिए, और स्मॉल एक पतला सा फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप होता है, जो कि हम माउथ मुंह के ज़रिए हम उनकी हलक से गुजर के मैदे में हम जाते हैं, अच्छा, और वहाँ से एक मुआयना करके और वापस जाते हैं। तो क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस कोई ख़ास नहीं है, बस ये है कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अगर कोई मरीज़ ज़्यादा सिक है या क्या कोई अपरजिया ब्लीड वाला है, जिसको खून की उल्टी वाला मसला है, हाँ, तो उनके फिर वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, हर हाँ, प्रोसीजर अगर के। बीमारी बड़ी होगी फिर तो वो फिर उसमें हम्म, ब्लीडिंग वाले जो मरीज़ होते हैं उनमें फिर एस्पायरेशन और इन चीज़ों के रिस्क होते हैं, अदरवाइज सही। सेफ प्रोसीजर है। और मेरे हिसाब से तो 95 to 98% तक जो है ना सेफ है, 1 to 2% में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हर प्रोसीजर में होते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल इस बारे में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था, वो शायद जवाब हमारा अधूरा रह गया था कि अगर तो एंडोस्कोपी को हम गवर्नमेंट सेटअप से नहीं कराते तो प्राइवेट सेटअप में इसका कितना कितना तक खर्चा आ जाता है? अगर बिल्कुल बहुत हाई फाई हॉस्पिटल में ना जाए, नॉर्मल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो एक मुनासिब एंडोस्कोपी कितने खर्चे में आ जाती है? मुनासिब जो है आपकी एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक के अलग चार्जेस होते हैं, और थेरेपेटिक्स के अलग होते डायग्नोस्टिक के हैं। अगर कुछ है या नहीं है?
देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसका जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार में आपका अच्छा, 15 से डायग्नोस्टिक 20 हज़ार, प्रोसीजर हो ठीक है। जाते हैं। अच्छा, ये और भी ये एक डे केयर प्रोसीजर है। ओके। आप उसी दिन आना हाँ, होता मैं ये है। पूछने वाला था कि इसके लिए कोई जी। दाखिल होना पड़ता है? दाखिला की ज़रूरत नहीं उसी होती। दिन सुबह आए, उसी दिन करा आए, के चले जाएँ? एनपीओ होकर आना होता है। अगर मैदे का मुआयना हाँ, है वो कुछ खाना पीना तो नहीं खाना होता। पीना बंद होता है 4 घंटे का, और उसके बाद आप आएंगे, आपका प्रोसीजर होगा और विद इन एन आवर आपको जो है ना घर भी जा सकते हैं। ओह, कोई नाइस, उसमें एडमिशन की जबरदस्त। जरूरत नहीं होती। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि एंडोस्कोपी एक इंतहाई सेफ प्रोसीजर है, और आजकल जिस हिसाब से बीमारियां मैदे की और जिगर की बढ़ रही हैं, उसमें एंडोस्कोपी का क्या रोल है आपने सुना। स्पेशलिस्ट से खुद डॉक्टर मोहसिन अब्बासी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, और आजकल इमर्जिंग स्टार है सोशल मीडिया पे, और मेरे क्लास फेलो भी हैं। सो मोहसिन, थैंक यू सो Thank you. मच, और इंशाल्लाह आगे दोबारा आपसे मुलाकात Thank you. होगी, और काफ़ी के लिए थैंक यू।